जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज हम कवर करेंगे मेला आंचल का कथा वस्तु, गौण पात्र, मुख्य पात्र और विभिन्न पात्रों के द्वारा मुख्य तथ्यों को भी मैं बताने जा रहा हूं और लास्ट में कथा वस्तु और कथा सार भी बताएंगे। फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई प्रमुख उपन्यास मेला आंचल है। यह 1954 ईस्वी में लिखी गई है। इसमें पूर्णिया जिले पूर्णिया जिले अर्थात मेरीगंज गांव की विस्तृत तथा समग्र कथा इस प्रकार कही गई है। अंचल की नायक बन गया है। इसमें उद्देश्य अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का हो रहा है। हालांकि उद्देश्य रचना प्रक्रियाओं में घुला हुआ है, ऊपर से चिपका हुआ है, नहीं दिखता। इसमें अंचल को सुंदरता क्रूरता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। किनके द्वारा? तो फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा किया गया है। इसमें जातिवाद, अवसरशाही और अवसरवादी राजनीतिक मठों आश्रमों का पाखंड इत्यादि चीज़ों को इन्होंने दिखाने का प्रयास किए हैं। ये प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। प्यारे साथियों, खास बातें पर ध्यान रखेंगे। मेला आंचल से आंचलिक उपन्यास लेखन परंपरा का प्रारंभ माना जाता है, ये विद्वानों का कहना है। मलेरिया पेंटर की जमीन का क्षेत्रफल लगभग 1 एकड़ 10 डिसमिल था। गांव का नाम मेरीगंज था। भौगोलिक स्थिति रोहतहट स्टेशन से 7 कोस पूर्व कोसी नदी को पार करके। गांव का नाम अंग्रेज अफसर WG मार्टिन अपनी दुल्हन मेरी नाम पर जाना जाता है। मलेरिया सेंटर मिस्टर मार्टिन की जमीन पर बना था। नवाबी तहबाना कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल, इसे नवाबी बन्ना कहते हैं। गांव के मुखिया का पैदावार धान, पाट और खेसारी रहता है। आज भी गांव में जाएंगे देहात में तो ये 3 मुख्य फसल जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इससे कुछ इनकम का स्रोत नहीं होता है और किसानों की स्थिति दयनीय हो जाती, केवल किसी तरह पेट चलती है। गांव में अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग टोली बनकर रहते हैं। स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ लगी रहती है। राजपूत टोली के लोग कायस्थ टोली को कैथ टोली कहते हैं और अन्य जातियों के लोग मालिक टोला कहते हैं। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली के सिपाही टोली भी कहते हैं। मठ में सुबह बिजक शब्द का वाचन होता था। जैसे कबीरदास ने शब्द, रमेनी और बिजक तीनों चीज़ों में उन्होंने लिखा है। तो वही बात यहाँ पे कहा है कि बिजक शब्द का वाचन होता, मतलब बिजक शब्द का वहाँ पे सुनाई देती थी। चंदनपट्टी नाम गांव में हुई सभा में बालदेव और बावन दास एवं चुन्नी गोसाई तीनों ने सुरजी में नाम लिखवाए थे। सुरजी पद से आगाह स्वराज्य चाहने वाले कांग्रेस सदस्यों से थी। जोतकी नामक चरित्र तुलसी की चौपाई का उल्लेख करता है। जोतकी जो रहता है वह नाम जो कि तुलसी चौपाई का उल्लेख करता है। नंद चली भरी उराई जस थोड़े धन खल बुराई, मतलब कहने का अर्थ है कि नदी चली भरी उतराई जस थोड़े धन खल बुराई। नदी देखिए थोड़े से पानी में क्या होती है, खलबला करके वो अपने आप को दिखाने का प्रयास करती है। वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते थोड़े से धन में पा करके वे अधिक दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये कहाँ से? तुलसीदास के चौपाई का ये पंक्तियां हैं और ये कौन कहता है? तो जोतकी नाम करके। ठीक है। उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है, मुख्य इंपॉर्टेंट है। यदि पूछेगा उपन्यास मेला आंचल कितने खंडों में विभाजित है, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 खंडों में विभाजित है, जिसमें प्रथम खंड को 44 परिच्छेद में है। प्रथम खंड में कितना? 44 परिच्छेद है। दूसरे खंड को 23, दूसरे खंड में 23 परिच्छेद हैं, बांटा गया। नीचे महत्वपूर्ण चर्चा भी की गई। पहले खंड में 11 परिच्छेद और सुरंगा सदा ब्रिज की कथा का जिक्र है। खंड 1 में 15 परिच्छेद है। लोरिक, कुंवर, कीजे भान और विजय भान एवं बिंदापन नृत्य जिक्र है। विदापत नृत्य में बीच की विद्यापति गीत अरे अबजस होइत जगत भार होय गाया जाता है। परिच्छेद 24 में भाभूति की रचना
के पात्र माधव मालती का जिक्र है। परिच्छेद 27 में पंत की कविता भारत माता का जिक्र किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछेगा कि परिच्छेद 27 में किस कविता का जिक्र किया गया है, किनके कविता का, तो भारत माता का जिक्र लगाएंगे जो पंत जी के द्वारा दिया गया है। यह पंक्ति भी ध्यान रखेंगे, भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला श्यामल धूल भरा मेला सा आंचल, ये 27 में जिक्र किया गया परिच्छेद में। परिच्छेद 36 में हंस कुमार तिवारी की कविता का जिक्र है। किसका? हंस कुमार तिवारी का जिक्र किया गया। किसमें? परिच्छेद 36 में। दुनिया भूस बटोर चुकी है, मैं दो चिंगारी दे दूंगा, ये परिच्छेद 36 में। परिच्छेद 27 में वर्षा की देवता माने जाने वाला इंद्र की रिझाने के लिए महिलाओं द्वारा जार जाटिन खेल का जिक्र किया गया, जो पुरुषों को नहीं देख सकते हैं। परिच्छेद 39 में संस्थाल टोली अन्य में हुए हिंसक संघर्ष में संस्थाल तीर से तो अन्य भाला गुलेल से लड़ते हैं। इसी संघर्ष के तहसीलदार हरगोरी सिंह मारा जाता है। ठीक है, संस्थाल तीर से मतलब यह झारखंड में संस्थाल परगना का भी जिक्र किया गया है। राजबल्ली महतो हारमोनियम बजाता है, क्योंकि अभी झारखंड अलग हुआ है, लेकिन आज़ादी से पहले जब यह 1945 में लिखी गई थी उपन्यास, उस समय झारखंड बिहार एक ही था। राजबल्ली महतो हारमोनियम बजाता था। स्वराज्य मिलने के उत्सव से निम्न में कार्यक्रम तय होते थे। बलवाही, बेदिसिया, कमला एवं महमदिया को नौटंकी कंपनी, धामदाहा शंकरपुर का विविधा पद और बेसगढ़ा के बलवाही, ओराही, हिंगना की भटियाली भगते। दूसरे खंड में परिच्छेद 18 में गांधी जी की हत्या का जिक्र है। परिच्छेद 20 में नागर नदी के भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का होने का जिक्र है। कमली और डॉक्टर प्रशांत के पुत्र का नाम ममता कुमार और नीलोपल रखती है। पात्र है डॉक्टर प्रशांत कुमार। उपन्यास का केंद्रीय पात्र असल माता पिता अज्ञात है। उपाध्याय परिवार को एक हाड़ी के भीतर कोसी नदी में तैरते हुए मिला था। स्नेहमयी नाम की बंगाली डॉक्टरनी पालन पोषण करती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ISC पास करने के बाद पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया है। विदेश जाने की स्कॉलरशिप ठुकराकर पूर्णिया के पूर्व अंचल में मलेरिया एवं काला आजार का शोध करता है। कमली का प्रेमी है। कमली की प्रेम से राजकमल कहता है। विश्वनाथ प्रसाद कायस्थ टोली के मुखिया है। राजा परबंगा का मणिपुर सर्किल तहसीलदार, जो 1000 बीघा जमीन का कायस्थकार है। बाद में तहसीलदार से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो जाता है। बालदेव कांग्रेस का कार्यकर्ता रहता है। सुराजी स्वराज्य का समर्थक रहता है। चंदनपट्टी नामक गांव का रहने वाला। दूसरा 2 साल जेल में भी रहता है। खादी पहनता है और मिलने पर हिंद उच्चारण करता है। अब बात करेंगे बावन दास का, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता रहता है। सरोजा जो स्वराज्य का समर्थक रहता है। बोने कंत का व्यक्ति रहता है। घोर नैतिकवादी। एक बार चंदे के पैसे से जिलेबी खा लेने के बाद 2 दिन तक उपवास करके प्रायश्चित किया था। ठीक है, ये नैतिकवाद मतलब अपने नैतिक सिद्धांत का बहुत ईमानदार रहता है। कौन? तो बोने कद का रहता है बावन दास। थर्ड है कपड़े, चीनी एवं सीमेंट के अवैध रूप से पाकिस्तान ले जाने का विरोध करते हुए इन सामानों में लदी बैलगाड़ियों के नीचे कुचल कर मर जाता है। ये देशभक्त भी रहता है बावन दास। कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता रहता है। युवा वर्ग का प्रतिनिधि, सही शोषण के विरोध करने वाला डकैत के झूठे आरोप में जेल में बंद कर दिया जाता है, वहां से फरार हो जाता है। कौन? कालीचरण। नेक्स्ट कमली, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री। किसकी पुत्री रहती है? तो तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री प्रशांत की प्रेमिका और रोज शिव पूजन करती थी, मतलब शिव की पूजा करती थी। किसी अज्ञात बीमारी से ग्रस्त होकर जिसका इलाज कराने में ही डॉक्टर से परिचय होता है। लक्ष्मी मठ में दासी, और फिर उसी से कमली जो है से शादी कर लेती है डॉक्टर से। लक्ष्मी जो मठ में दासी रहता है, मठ के महंत द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से शोषित, बाद में बालदेव के साथ रहने लगती है। महंत सेवादास मेरीगंज के मठ का महंत पहले बहुत ज्ञानी साधु समझा जाता था, पर लक्ष्मी दासिन को लाने के बाद लोग बुरा भला कहने लगते हैं। प्यारू डॉक्टर प्रशांत कुमार का सहायक।
पहले ही रोहतक स्टेशन में एक होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ 5 साल की नौकरी कर चुका है। ठीक है। रोदी बुढ़ा थर्ड जेंडर दही बेचने का काम करता है। चाल चलन और बोलने का तरीका औरत की तरह है, इसीलिए इसे रोदी बुढ़ा अर्थात थर्ड जेंडर कहा गया है। लड़ सिंघम दास मठ में आचरण गुरु के आने का संदेश लेकर आता, परंतु लोभ में आकर महंती पाने की ठीक है कोशिश करने लगता है। सुमृत दास बेतार की खबर उपन्यास से जाना जाता है। तहसीलदार विश्वनाथ का रोटियां गवाह जो गवाही रोटी खाने के वाला था। पार्वती की माँ अधेड़ उम्र की स्त्री जिसको गांव वाले डायन मानते हैं, किसकी? पार्वती की माँ को। हेरू नामक चरित्र द्वारा इसी शख्स से उसकी हत्या कर दी जाती है। चरित्र कर्मकार क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य भी रहता है और बम पिस्तौल बंदूक चलाने में माहिर रहता है। कौन? चरित्र कर्मकार। चुन्नी गोसाई बालदेव और बावन दास के साथ सुरजी बना था, बाद में सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो जाता है। गौण पात्र कौन कौन है? रामदास ठाकुर, कृपालाल, खेलावन, ज्योतिष काका, मंगला, अभारनी फुलिया, राम प्यारिया, ठीक है, वासुदेव, तहसीलदार हरगोरी, डब्लू जी मार्टिन, सोमा जाट और खलसी, राम किशन बाबू, नीलोत्पल, राम नारायण कधोची भगत और रामवन फेत्री, सतकोड़ी, उचित रास, गया प्रसाद यादव, सनिया मरभू, राजो लक्ष्मीदास, नारद दास, कलश महतो, गांधी जी, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, देवनाथ मालिक, सोनाई यादव, मंजू महतो, तलीम सिंह और हरकू तेली, नागबाचा और भोला बापू इत्यादि। कथा वस्तु मेरीगंज और उसके आसपास के क्षेत्र में घट रही घटनाओं के साथ रेणु उस समय के भारत में घट रही घटनाओं और उन घटनाओं पर ग्रामवासी की प्रतिक्रिया भी दर्ज कराते हैं। गांव जाति के आधार पर कई टोले में बटा हुआ था, जिनमें आपस में प्रतिस्पर्धा और वैमनस्यता प्राप्त है। राजनीतिक रूप से सक्रिय पात्र उपन्यास में बालदेव जहां कांग्रेस की कार्यकर्ता, वहीं कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का देश की राजनीति के अतिरिक्त गांव की अपनी राजनीतिक भी चलती है। अंग्रेज अफसर मार्टिन ने अपनी पत्नी मेरी के नाम पर इस गांव को नाम मेरीगंज रखा गया। आज भी मेरीगंज बिहार में है, लेकिन यहां आते ही उसकी पत्नी मलेरिया से मौत हो जाती है। मार्टिन की दी हुई जमीन पर मलेरिया और काला आजार जैसे निदान हेतु रिसर्च सेंटर बनता है। उसमें डॉक्टर के रूप में आते हैं और डॉक्टर प्रशांत रिसर्च करते हुए प्रशांत का संपर्क तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमली से होता है। पहले भी मैंने बताया था, दोनों के एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। और गांव में एक ठीक है कंची पंथी मत भी है, जिसका मुख्य महंत सेवादास है। 50 वर्ष की उम्र में सेवादास दासी बनकर लक्ष्मी की मत पर ध्यान लेता है, मतलब रख लेता है। महंत लक्ष्मी के साथ जबरन यौन संबंध भी बनाता है, यानी वह भी तब तक जब तक यह 15 साल की बच्ची थी। धर्म के नाम पर होने वाले कुरीतियों की पोल पट्टी भी खोलती है। और बालदेव और बावन दास कांग्रेस के कार्यकर्ता, स्वराज के इच्छुक, दोनों महात्मा गांधी के अनुयायी भी रहते। गांधी जी तत्कालीन समय में देश में होने वाली घटनाओं में सक्रिय रूप से उपस्थित थे। उपन्यास में गांधी का जिक्र बार बार किया गया था। गांधी हत्या का जिक्र भी उपन्यास में है। रेडियो में हत्या की खबर सुनकर कमली सबको बताती है और यह सुनकर सभी पात्र लाई फूट जाती है। गांधीवाद से प्रभावित बावनदास स्वतंत्रता के पश्चात चोरी छिपे सीमेंट चीनी में लदी पाकिस्तान जाती बैलगाड़ी के सामने लेटकर प्राण उत्सर्ग कर देता है, प्राण अर्थात त्याग देता है। और उपन्यास में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह से आज़ादी के पहले अनैतिक और अवैध काम करने वाले आज़ादी के बाद नेता का रूप धर कर बड़े बड़े पदों पर बैठे जाते। इस तरह से संपूर्ण उपन्यास छोटी छोटी घटनाओं से मिलकर बना है। कुछ मिलाकर अंचल की समस्याओं का भी परिचय दिया है और गांव वाले परस्पर राग द्वेष, छोटे छोटे ठीक है जातिवाद, अफसरशाही और अवसरवादी राजनीति के दोहरे चरित्र को दिखाया गया है। किसमें? तो मेला आंचल में। प्रमुख उदाहरण इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदर भी है, क्रूरता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, ये लेखक का कथन था। लेखक क्या कहते? लेकिन गांव की पंचायत क्या
ठीक है। पूर्णिया कचहरी के रामू मोदी की दुकान अभी अपनी बात पहले कहना चाहते थे, सब ही सब बोलना चाहते थे, बातें बढ़ती जाती है और असल सवाल बातों में बवंडर से दब जाती है। नेक्स्ट है, यह इस पताल अभी तो नहीं मालूम होता, अब कुएं में दवा डालकर गांव में हैजा फैलाए तो समझना शिव 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 शिव। नेक्स्ट है, प्रत्येक इतिहास पर गौरव करने वाले युग में पले हुए हर व्यक्ति अपने खानदान को किसने ऐसी कहानी चाहिए जिसके उजाले में वह कांत पैदा करता था। नेक्स्ट है, धरती माता अभी स्वर्ण चला है, गेहूं के सुनहली बालियों से भरे हुए हर में परवैया हवा लहरें पैदा करती है, सारे गांव के लोग मानो सोने की नदी में कमर भर सुनहले पानी में बाहर कलांग में कीड़ा कर रहे हैं। सुनहली लहरें ताड़ के पेड़ों में, बरी का जंगल, कोठी का बाग, कमल के पत्तों में घरे कमला नदी के गढ़े। नेक्स्ट है, लकड़ी की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। मौसी ने जब जुगल जोड़ी देखी तो उसके हाथ स्वयं ही आंचल के। मैं आप लोगों की मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता हूँ, वह कांग्रेसी का काम है, मैं आग लगाना चाहता हूँ, ये कालीचरण का कथन है। रोज डिस्पेंसरी खोलकर शिव जी की मूर्ति पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद संक्रामक और भयानक रोगों के फैलने की आशा में कुर्सी पर ही रहना अथवा अपने बंगलों पर सैकड़ों रोगियों को भीड़ जमा या रोग की परीक्षा करने के पहले नोटों की रुपयों की परीक्षा खालसा मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी पर पंडित को वर्षा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझना, अस्पताल में कहराते हुए गांव रोगियों की तंदुरुस्त की जिंदगी का एक संगीत समझकर उपभोग और करना और डॉक्टर का कर्तव्य नहीं है। एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं रह सकती है। नेक्स्ट, अरे जिंदगी क्रांति से क्रांति बिताया जाए, दुनिया में पूंजीवाद की दुनिया से ही मिटाया जाए। नेक्स्ट, जात क्या, जात दो ही है, एक गरीब दूसरी अमीर। नेक्स्ट, डॉक्टर यहाँ की गरीबी और बेबसी को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। वह संतोष कितना महान है जिसके सहारे यह वर्ग जी रहा है। आखिर वह कौन सा कठोर विधान है जिसने हजारों हजार सुदृढ़ों को अनुशासन में बांध रखा है। कानून बनने से पहले, नेक्स्ट पॉइंट, कानून बनने से पहले कानून को बेकार करने के तरीका गढ़ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आज हमने आपको मेला आंचल के मुख्य बिंदु और मुख्य पात्रों के द्वारा बताई गई कथन को इस क्लास में बता दिया हूँ। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।